हमारा जीवन बहुत सारे बातों पर निर्भर करता है। हम अपने जीवन में जब भी गहराई से विचार करके देखते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों का भी हमारे जीवन में प्रभाव परिलक्षित होता है। हम जैसे वातावरण में रहते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जैसे लोगों के मध्य उठना बैठना होता है, हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारा व्यवहार भी वैसा बन जाता है। इसी बात को आधार रखते हुए हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी उक्ति है, जैसी संगत वैसी रंगत। कुरल काव्य में लिखा है कि पानी का गुण बदल जाता है, वो जैसी मिट्टी में रहता है उसका वैसा रंग बन जाता है। इसी तरह मनुष्य के स्वभाव में संगति का बहुत व्यापक प्रभाव होता है और इसीलिए हमारी संस्कृति में हमें सदैव अच्छी संगति रखने की प्रेरणा दी गई है और कहा गया कि अच्छों की संगति में रहोगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। तुम जैसी संगति में रहोगे तुम्हारा जीवन वैसा होगा। तुख में तासीर सोहबते अशर। कहते हैं गुलाब की क्यारी में रहने वाली मिट्टी में भी सुगंध आ जाती है गुलाब की संगति से। तो नाली के किनारे रहने वाली मिट्टी में भी दुर्गंध होती है नाली की संगति से। हम कैसे माहौल में रह रहे हैं सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है और इसलिए हमेशा हमें अच्छी संगति में रहने की प्रेरणा दी जाती है। पर आज गुरुदेव एक नया दृष्टिकोण प्रकट करते हुए कह रहे हैं, दुस्संगति से बचो, सुसंगति में रहो न रहो। दुस्संगति से बचो, सुसंगति में रहो न रहो। बुरे की संगति से बचो क्योंकि उससे तुम्हारा जीवन निश्चयतः बुरा बनेगा। तुम अच्छों की संगति न करो तो उतना नुकसान नहीं है, उससे तुम्हें नुकसान नहीं है, पर बुरे की संगति करोगे तो सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं है। सत्संगति रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन का उत्कर्ष कर सकता है, लेकिन दुस्संगति में फंसे हुए का पतन अवश्यम भावी है। तो गुरुदेव कह रहे कि तुम दुस्संगति से बचो। सबसे पहली पड़ताल करके देखने की जरूरत है कि मेरी संगति कैसी है। उसे मैं सुसंगति के रूप में देख सकता हूँ या वह दुस्संगति की श्रेणी में। किसको हम सुसंगति कहेंगे, किसे हम दुस्संगति कहेंगे? पाया हर व्यक्ति अपनी संगति को अच्छी ही मान करके करता है क्योंकि वो उसे अच्छी लगती है। हमारे अच्छे मानने से चीज़ें अच्छी हो जाए तो अभी तक तो दुनिया पूरी बदल गई होती है।
हमारे अच्छे होने पर निर्भर नहीं करता, हम किसी को अच्छा मानते या नहीं मानते ये महत्वपूर्ण नहीं है। चीज़ें अच्छी है या नहीं ये देखने की जरूरत है। किसको अच्छा कहेंगे? जिससे हमें अच्छी प्रेरणा मिले, अच्छी बातें सीखने को मिले, जिससे हमारी आदतें अच्छी हो, जिससे हमारा चरित्र अच्छा बने, जिससे हम आगे बढ़ सकें। समझ लो वो व्यक्ति अच्छे हैं और ऐसे लोगों की संगति अच्छी संगति है। लेकिन जिससे गलत प्रेरणा मिले, जिनसे गलत आदतें बने, जिनसे हमारी प्रवृत्तियां बिगड़ जाए, जिनसे हमारा चरित्र बिगड़ जाए, जो हमारे आचार विचार को भ्रष्ट कर दे, वो क्या है? दुस्संगति। गुरुदेव कहते ऐसी दुस्संगति से बचो, चाहे जिसकी संगति मत करो। तुम सामाजिक प्राणी हो, तुम्हें लोगों के समूह में रहना अच्छा लगता है, रहो, इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन चुनाव अच्छे का करो। दुस्संगति से बचो, उसके परिणाम बहुत भयावह है। इस प्रसंग में कई सवाल मन में उपस्थित होते हैं। मैं अच्छा हूं तो दुस्संगति और संगति का क्या प्रभाव? लोग तर्क देते हैं। जब माँ बाप बच्चों को उनकी संगति के प्रति थोड़ा सावधान करने की बात करते हैं, नहीं नहीं हम ठीक है तो हमें क्या होगा, कह देते हैं ना। भाई ठीक, आज तुम ठीक हो, कल भी ठीक रहना होगा, क्योंकि काजल की कोठरी में जाओगे तो दाग तो लगेगा ही लगेगा। तुम जैसे के बीच में रहोगे तुम्हारा जीवन वैसा होगा। महाराज फिर इसमें आत्मा की स्वतंत्रता बाधित नहीं होती। माना आत्मा की स्वतंत्रता है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनको कोरोना वायरस कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनको तो उनसे सुरक्षात्मक दूरी रखनी पड़ेगी ना। बोलो, अरे मेरा कोरोना क्या कर लेगा, कोरोना मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ऐसा बोलते हो क्या? नहीं भाई, ये खतरनाक वायरस है, इससे तो बच करके ही रहना पड़ेगा। हाँ, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो उसको बचाव की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज संसार में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं वे बड़े कच्चे हैं। छोटे छोटे निमित्तों से वे प्रभावित होते हैं। तो तुम्हारा मन चंचल है, बहुत जल्दी चीजों से प्रभावित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में तुम्हें बचाव करके चलने की जरूरत है। आम जनों की बात तो जाने दीजिए, शास्त्रों में हम मुनियों को भी अच्छी संगति रखने की प्रेरणा दी गई और ये कहा गया कि हमेशा अपने गुणों से अधिक गुण वाले श्रमण के साथ रहो। गुण दो दिगस्य सामन्य समने, जो तुम्हारे से अधिक गुण में से युक्त है, अधिक गुणे सामान्य, अधिक गुण वाले श्रमण के साथ रहो। मैं सोचता था ऐसा क्यों, इसकी जरूरत क्या है?
साधु को अपना ध्येय पता, उसको अपना लक्ष्य पता, वो बैरागी बन करके निकला है, सर्वस्व छोड़ दिया है, अब उसे कौन प्रभावित करेगा? कहते मन बड़ा चंचल है, वो प्रायः विपरीत दिशा में ही भागता है, गलत आदर्शों का ही अधिक आलंबन लेता है। तो तुम भले साधु हो, पर अभी तुम्हारा मन साधु नहीं बना है। जिस दिन तुम्हारा मन पूरी तरह साधु बन जाएगा, तो उस दिन तुम्हारे लिए योगे वियोगे भूने वनेवा सब बराबर होगा। लेकिन जिसका मन अभी कच्चा है, जो अभी साधना के क्षेत्र में बच्चा है, उसे संभल कर रहना जरूरी है। उसका मन भी डगमगा सकता है। तो यहां साधुकों का अपने से अच्छे साधु के संपर्क में रहो, संसर्ग में रहो, और असंयमियों से दूरी बना के रहो। बात को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करना। अपने से अधिक गुण वाले संयमियों के साथ रहो, श्रमणों के साथ रहो, और असंयमी से थोड़ा दूरी बना के रहो। क्यों? महाराज असंयमी को निकट रखेंगे तो वो असंयमी संयम की ओर बढ़ेगा ना, तो अच्छी बात है। हम दूरी बना के रखेंगे तो उसका उद्धार कब होगा? भैया उसका उद्धार हो या न हो, तुम्हारा पतन तो हो ही जाएगा। एक दूरी बना करके चलना चाहिए। तैराकी का अनुभव यदि आप लोगों को हो और कोई डूब रहा हो, उसे बाहर निकालने की बात हो, तो कहा जाता है उसको जोर से मत पकड़ने देना। अगर उसने जोर से पकड़ लिया तो वो भी डूबेगा और तुम्हें भी डुबाएगा। क्या करो? हल्के से एक छोर पकड़ो, बाल पकड़ लो, एक उंगली पकड़ लो, कपड़ा पकड़ लो और तैर कर बाहर निकाल दो। अगर उसने तुम्हें जोर से पकड़ लिया तो गड़बड़ है। इसका मतलब क्या है? हमेशा संसर्ग ऐसा ही करो जिससे तुम आगे बढ़ सको और तुम्हारे संपर्क में आने वाला भी आगे बढ़े, नीचे ना गिरे। और जीवन को जब भी ऊंचा उठाना होता है तो हमें हमेशा ऊंचे वाले का आलंबन अपेक्षित होता है। नीचे वाले के लिए आलंबन लेने में तुम्हें झुकना पड़ेगा और ऊपर का आलंबन लेने में हाथ उठाना होता है। तुम्हें ऊपर चढ़ना या नीचे गिरना ये तय करना है। अपने आप को अपने पतन से बचाना चाहते हो तो नीचे नहीं ऊपर देखो, ऊपर वालों का संसर्ग रखो। ये निमित्त निमित्त एक ऐसा संबंध है जिसके परिणाम स्वरूप चीजें हमें प्रभावित करती है। तो साधुओं के लिए भी कहा गया कि तुम उन तमाम निमित्तों से अपने आप को बचा के रखो जो तुम्हारे मोक्ष मार्ग में बाधा बनकर खड़े होते हैं, जिनके कारण से तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध होता है। तो एक साधु जो 24 घंटे ध्यान, चिंतन, सामायिक और स्वाध्याय में लीन रहता है, उसके लिए भी जब इतनी सारी हिदायतें दी गई, तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए क्या कहना? उसको तो पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। तो संगति की महिमा जानो और दुस्संगति से बचो। दुस्संगति के परिणाम सदैव बुरे होते हैं। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए तो प्रेरणा देते हैं,
कदाचित अच्छे संस्कार भी डालने की कोशिश करते हैं, पर बच्चों की संगति के विषय में प्रायः कम ध्यान देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि सारे संस्कार धरे रह जाते हैं और कई बार बच्चों के द्वारा ऐसे कृत्य हो जाते हैं जिसके कारण बच्चों का तो भविष्य बिगड़ता ही है, माँ बाप को भी नीचे देखना पड़ता है। गुरुदेव का कहना है कि तुम जितना संस्कारों पर बल देते हो उतना संगति पर भी ध्यान दो, क्योंकि संगति संस्कार पर हावी हो जाती है। कुछ घटनाएं आप सबको आज बताना चाह रहा हूं कि संगति संस्कार पर किस तरह हावी होती है और आज का वातावरण कैसा है। एक दिन प्रवचन के बाद एक युवक मेरे पास आया, फूट फूट कर रोने लगा। वो इंजीनियरिंग का छात्र था, सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था, उसका दूसरा सेमेस्टर था। आया, फूट फूट के रोने लगा। मैंने पूछा क्या बात है, तू आज इतना एबनॉर्मल क्यों है? बोला महाराज जी, मन कचोट रहा है, गहरा अपराध बोध हो रहा, आत्मग्लानि हो रही। क्या हो गया? उसने लड़खड़ाते शब्दों में हिम्मत जुटाकर बमुश्किल कहा कि महाराज जी, मुझसे बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? क्या गलती हो गई? बोले महाराज, मैंने शराब पी ली। सुनकर मैं एक बार के स्तब्ध रह गया। ये वो लड़का बोल रहा है जिसने 12वीं तक बाजार में पानी नहीं पिया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुमने शराब पी ली। मुझे भरोसा नहीं हो रहा। आंखें नीची करके कहा, जी गुरुदेव, बहुत बड़ी गलती हुई। आज आपके प्रवचन सुनकर के मन अंदर से उद्वेलित है, आप मुझे प्रायश्चित दो। मैंने कहा ये सब हुआ कैसे? हुआ कैसे? बोला महाराज, कॉलेज में गए, इंजीनियरिंग कॉलेज में थे। पहले रैगिंग के नाम पर लोगों ने बियर के गिलास में पानी पिलाया, फिर 2-4 बूंद बियर डाल दिया। बार बार वो प्रेशर करते थे। एक आध बार मेरे मन में आया कि एक आध बार एंजॉय करके देखने में क्या हानि है। महाराज, मैंने पहले बियर लिया, थोड़ा अच्छा सा लगा, तो फिर दोबारा लेने की इच्छा हो गई, और फिर महाराज इच्छा होने लगी, मैंने बियर ही नहीं 4-5 बार शराब भी पी लिया। महाराज, मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं कहाँ भटक गया। आज आपने अपने प्रवचनों से मेरी आंखें खोल दी। महाराज जी, ये बात किसी को पता नहीं है, मुझे पता है, और आज मैंने आपको बताया, केवल मेरे उन दोस्तों को पता है। समाज में मैं एक अच्छे लड़के के रूप में जाना जाता हूँ, पर महाराज मैं अपने दोस्तों की संगति में आकर बिगड़ गया। मुझे प्रायश्चित दीजिए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मैंने उसे समझाया, उसे नियम दिया, वो लड़का बदल गया। संस्कार अच्छे थे सो संभल गया, समय पर प्रेरणा पा गया सो संभल गया। अगर संस्कार कमज़ोर होते और समय पर प्रेरणा नहीं मिलती तो उसे जो संगति मिली थी उसमें तो उसका सत्यानाश हो ही चुका था। आज का माहौल कैसा है? सब तरफ तो इसी तरह की बातें हैं। ना चाहे भी तो लोगों का मन बन जाता है। और कई लोग हैं जो इस सब चीज़ों से दूर रहते हैं, व्यसन बुराइयों से, तो उसका लोग मजाक उड़ाते हैं, उसे बैकवर्ड कहते हैं, उसको पुरानी दुनिया का आदमी कहते हैं। जबकि हमें ऐसे मामलों में
गौरवान्वित होना चाहिए। अपनी चर्या और क्रिया को कभी बिगड़ने नहीं देना चाहिए। आज ये विडंबना ही कही जाएगी कि जितने भी उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, जहाँ बच्चे पढ़ाई करने के उद्देश्य से जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर ज़्यादातर बच्चे व्यसनों और बुराइयों में बुरी तरह फंस जाते हैं। हायर एजुकेशन के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें पढ़ने वाले युवक और युवतियों में ज़्यादातर लोग नशा करने के आदी होने लगे हैं। वहाँ का माहौल कुछ नहीं है, क्या करे, आजकल का तो ऐसा कल्चर हो गया है, करना पड़ता है। ये संगति का दुष्परिणाम है। दुस्संगति से बचो। महाराज क्या करे, ऐसे कॉलेज में ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ना पड़ता है, सब ऐसा करते तो क्या करे। हट जाओ वहाँ से, अपने चरित्र को बचा के रखो। एक लड़की 12वीं की, बाहर पढ़ने की इच्छा थी, प्रतिभावान थी। उसके परिवार के लोग सहमत नहीं थे। उसने मुझसे निवेदन किया। मैंने उस बेटी को कुछ संकल्पों में बांधा और कहा कि ठीक है, चले जाने दो। और उसके चाचा उस घर में की रोल रखते थे, उसको समझाया कि बेटी कहीं जाएगी नहीं, तुम नियम में बंधी है, तुम इसे ले भेज दो। वो लड़की एक गर्ल्स कॉलेज में, किसी महानगर के गर्ल्स कॉलेज में, कॉलेज का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, वहाँ ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ली। वहाँ पढ़ी। संयोग से उसी दूसरे साल मेरा वहाँ चातुर्मास हो गया। लड़की आती जाती थी जब भी सुविधा होती थी, नियमों में तो बंधी थी, पर उस लड़की ने कहा, महाराज मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता। महाराज जी, मेरे साथ की ज़्यादातर लड़कियां नशा करती है, हुक्का तो सबके लिए आम है, मुझे प्रेशराइज किया जाता है, कहा जाता है तुम भी कोई बॉयफ्रेंड बना लो, तुम भी अच्छे गैजेट्स रखो, 50,000 का मोबाइल रखो, ये सब चीज़ें क्या है, एंजॉय करो। महाराज मैं सबको टालती हूँ, पर मुझे सब बहन जी कह करके चिढ़ाती है। मैंने कहा, तुमने जिस उद्देश्य से अपना एडमिशन लिया है उसे ध्यान में रखो, पढ़ाई करने के लिए आए हो, पढ़ाई करो। जो अच्छे विचार वाली लड़कियां, उनके संपर्क में रहो, बाकी से दूर रहो। उसने बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन एक दिन बदहवासी हालत में आ गई। मैं देखा तो उसे देखकर आश्चर्यचकित कि इसकी ये हालत ऐसी क्यों हुई। उसने कहा, महाराज जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपका और चाचा का विश्वास तोड़ दिया। क्या हो गया? महाराज अपनी फ्रेंड्स के कहने पर वो लोग बार बार कहने लगी, तो मैंने एक ढक्कन शराब पानी में मिला करके पी लिया। महाराज वो लोग बहुत प्रेशराइज करती थी कि तुम टेस्ट करके तो देखो, एक बार लेने में क्या हानि है, ले करके तो देखो, एक बार लेने में तो क्या हानि है। महाराज रोज 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 वो ऐसा बोलते थे। मैंने उनसे ही एक ढक्कन शराब ली, पर महाराज शराब पीने के बाद मेरे मन में घोर आत्मग्लानि हुई। मैंने ये क्या कर लिया। इन दोस्तों के कहने में आकर मैंने सबका विश्वास खंडित कर दिया। महाराज जी ने कितने विश्वास और भरोसे से मेरे चाचा को कहा था इसका कुछ नहीं होगा, ये नियम पाल लेगी, और ये महाराज मुझसे गलती हो गई। आप तो चाचा को खबर कर दो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे आगे की पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे अपना कैरियर से ज़्यादा मूल्यवान कैरेक्टर है, मुझे ऐसे माहौल में नहीं रहना, मैं नहीं रह सकती। संस्कार अच्छे थे, संभल गई, लेकिन संगति ने तो कबाड़ा कर ही दिया था।
आजकल प्रायः लोग आधुनिकता के नाम पर इन सब बातों को नजरअंदाज करने लगे हैं। पेरेंट्स भी इन बातों को अनदेखा करते, क्या ये सब तो चलता है, आज तो दुनिया बहुत आगे हो गई, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो कैसा चलेगा, ये तो दोस्ती है, ये तो फ्रेंडशिप है। फ्रेंडशिप में कहाँ फ्रॉड हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। और वो फ्रेंडशिप के चक्कर में तुम्हारे बच्चे की हालत कहाँ बिगड़ जाए कोई पता नहीं। बच्चों को बचपन से ही ये बात सिखाना चाहिए कि किससे मित्रता रखें, कैसों के साथ दोस्ती रखें और दोस्ती की सीमा रेखा क्या हो। अगर प्रारंभ से बच्चों के दिल दिमाग में ये बातें बताई जाए तो वो ऐसे माहौल में जाने के बाद भी फंसते नहीं है, उलझते नहीं है, निकल करके बाहर आ जाते हैं। लेकिन आजकल इन बातों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। दोस्ती का दायरा ठीक होना चाहिए। 3-4 दिन पहले मैंने इस विषय में चर्चा की थी कि हमें अपना मित्र किसको बनाना है, जिसका चाल चलन अच्छा हो, जिसके आचरण अच्छे हो, जिसकी सोच अच्छी हो, जिसका चिंतन अच्छा हो, जिसकी प्रवृत्ति अच्छी हो। दोस्त उसी को बनाओ। एक बुरे दोस्त से अच्छा एक अच्छा शत्रु है। वो शत्रु तो तुम्हें केवल बाहर से नुकसान पहुंचाएगा। गलत आदतों से ग्रसित दोस्त तुम्हारे जीवन को ही कलंकित करेगा। तो हमें दोस्ती का दायरा व्यवस्थित रखना चाहिए और प्रारंभ से बच्चों को इन सब बातों का ज्ञान कराना चाहिए और उन्हें अपने जीवन की एक सीमा रेखा बनानी चाहिए। मेरी दोस्ती कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मैं अपनी मर्यादा को कभी नहीं खोने दूंगा। और जिस दोस्त के साथ मर्यादा खंडित होती हो, मैं उस दोस्ती को छोड़ दूंगा। दोस्ती ही दोस्ती में व्यक्ति इतना आगे बढ़ जाता है, फिर उसका कुछ हाल नहीं होता। देखिए, कुसंगति का कुपरिणाम क्या होता है। एक युवक संघ में आया, उसकी ड्रेस चेंज हो गई, ब्रह्मचारी हो गया। जब मैं ब्रह्मचारी था तब की बात बता रहा हूँ। परिवार के लोग मोह में फंसकर उसे जीप में बिठा के जबरदस्ती ले गए, ले जा करके घर ले गए। घर में गया, कुछ दिन तो ऐसे ही रहा, फिर वो कॉलेज में पढ़ने के लिए गया। बाहर पढ़ा, 12th करके आया था, कॉलेज में पढ़ने के लिए बाहर गया। ऐसी संगति मिली कि वो पूरा अपराधी बन गया। उस युवक का एक बार जिला बदल भी हो गया। कहाँ वो साधु बनने के रास्ते को अंगीकार किया था और कहाँ बड़ा अपराधी बन गया। संगति मनुष्य को चढ़ाती है और संगति मनुष्य को गिराती है। तो कहते हैं तुम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सको, कोई चिंता नहीं, पर ऐसे की संगति में मत फंसो कि तुम्हारा पतन हो। व्यसन बुराई ना बढ़े। चारुदत्त जो बड़े सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसकी माँ को लगा कि ये तो बड़ा भोला है, इसको थोड़ा स्मार्ट बनाया जाए। आजकल भी बहुत सारी माताएं अपने बच्चों को स्मार्ट बनाने के फेर में पड़कर गड़बड़ हो कर लेती है। इस बच्चे को थोड़ा स्मार्ट बनाया जाए। उसकी दोस्ती उसके मामा से करा दी गई और मामा ने उसे एक वेश्या के चक्कर में फंसा दिया और चारुदत्त पूरी तरह दारू दत्त बन गया। करोड़ों की मुद्राएं स्वाहा कर दिया और उसी वेश्या के पखाने में उसे छिपना पड़ा। कहानी अपनी जगह है, मैं पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा। लेकिन एक चारुदत्त जैसा सात्विक व्यक्ति कुसंग में पड़कर कैसे अपना सत्यानाश किया।
आज भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी खोटी संगति में फंसते हैं तो फिर निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। और ये संगति टीन एज में ही सबसे ज्यादा हावी होती है। 11-12 साल की उम्र तक तो बच्चे माँ बाप की खूब मानते हैं। 12 साल की उम्र पूरी होने के बाद बच्चे थोड़ा थोड़ा दोस्तों की तरफ झुकाव बढ़ाने लगते हैं, और 15-16 साल की उम्र के बाद तो बच्चों में ऐसे नए नए उमंग उत्पन्न होते हैं कि फिर वो किसी की कुछ सुनना भी पसंद नहीं करते। और उसी समय जैसी दोस्ती और जैसी संगति वे स्वीकारते हैं, जीवन वैसा होने लगता है। जैसी संगति में, जैसे कि दोस्ती में रहते हैं, वैसा उनका जीवन होने लगता है। उनको उसी समय सही हिदायत देने की जरूरत है। दोस्तों के चक्कर में बचना चाहिए। मैं सम्मेद शिखर में था, धनबाद के इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग है ना, IIT के थ्रू उसमें सेलेक्ट होते हैं। वहाँ पढ़ने वाली एक बच्ची मेरे पास आई, 4th सेमेस्टर था। रोते हुए उसने अपनी जो व्यथा कथा कही, उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस लड़की ने कहा कि महाराज, मैं एक बड़े संस्कारित परिवार से थी, मेरा IIT के थ्रू सिलेक्शन हुआ, मैं यहाँ से अपना ग्रेजुएशन कर रही हूँ। महाराज यहाँ आई, शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, धीरे धीरे दोस्तों के चक्कर में पड़कर महाराज मेरी सारी आदतें बिगड़ गई। शराब भी पीने लगी, ड्रग्स भी एडिक्शन हो गया उसको, और उसका अनेक लड़कों से शारीरिक संबंध भी बन गया। उस लड़की को लेकर के आई थी उसकी एक कजन सिस्टर। उसने अपनी व्यथा उसे बताई। अंदर मन तो कचोटता था, लेकिन ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई कि बाहर निकलना मुश्किल। मेरे पास लेकर आई। स्थिति इतनी भयानक, उसके साथ कई तरह की चीटिंग भी हुई थी, ब्लैकमेल भी हो रहा था। फिर मैंने उसके मामा को, मैं जानता था, मामा को इसकी जवाबदेही दी। मामा आया आगे और उस लड़की को बचा करके आगे निकाल पाया। बात कहने की केवल इतनी है कि इन सब चीज़ों में अगर शुरू से व्यक्ति खुद ध्यान न दे तो अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, दुस्संगति से बचो, सुसंगति में रहो न रहो। कायदे से व्यक्ति को अच्छी संगति अपनानी चाहिए, अच्छों का चुनाव करना चाहिए, अच्छों के बीच रहना चाहिए, और कदाचित अच्छों का संग न मिले तो बुरों के संग तो न रहे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जीवन का पतन अवश्यंभावी है, इसे कोई रोक नहीं सकता। से अनेक प्रकरण हैं जिनमें व्यक्ति कुसंगति के शिकार होकर अपना सर्वस्व नष्ट कर देते हैं। मैं जबलपुर जेल में प्रवचन करने के लिए गया। जेल का पूरा निरीक्षण कर रहा था। एक बड़ा तेजस्वी युवक भी था जो साथ साथ चल रहा था। मैंने देखा था कि प्रवचन में उस व्यक्ति की आंखों से टप टप आंसू। 25-26 साल का युवक होगा। और बाद में जब मैं निरीक्षण कर रहा था तो मेरे साथ साथ था। मैंने उससे पूछा, आप यहाँ कैसे आए? बोले महाराज,
मैंने बहुत बड़ा अपराध किया था। मैंने क्या किया? बोला मैंने एक मंत्री की हत्या की थी। वो नक्सली बन गया था और नक्सलियों में बालाघाट के एक मंत्री की उसने हत्या की थी नक्सली के रूप में। मैंने उससे पूछा आपको कौन सी सजा मिली? बोला आजीवन कारावास। कौन सी सजा मिली? बोले आजीवन कारावास। मैंने कहा आप अपने सजा से संतुष्ट हैं? उसने कहा नहीं। मैंने पूछा आप अपनी सजा से संतुष्ट है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों? बोला मैंने जिस तरह का अपराध किया उस हिसाब से तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए था, मुझे आजीवन सजा मिली, आजीवन कारावास की, इसलिए मैं संतुष्ट नहीं। उसने कहा महाराज मैं कुसंगति में फंसकर भटक गया था। आज मुझे इस बात का एहसास होता है कि मुझ जैसे प्रतिभावान युवक को राष्ट्र के निर्माण में लगना चाहिए। मैं राष्ट्रद्रोह की गतिविधि में फंस गया, ऐसे लोगों के चक्कर में फंस गया कि आज मैं भटक गया। ये संगति व्यक्ति को कहीं भी पहुंचा देती, जो व्यक्ति। और उसको मैंने फिर जेलर से पूछा, बोला महाराज इसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, वहाँ उसको वहाँ पढ़ाता था वो कॉलेज में, बहुत माइंडेड, बहुत शार्प माइंडेड और देखने में अलग स्मार्ट तेजस्वी दिखता था, लेकिन भटका। गलत संगति का प्रभाव, और छोटी उम्र में ये सब बातें ज़्यादा प्रभावी होती है, इनसे बचिए। दुस्संगति से प्रवृत्तियां बुरी होती है। और आज के समय में तो अब बुरी लत बढ़ाने वाले कारणों में अब बाहर की संगति नहीं, वर्चुअल संगति बहुत हो रही है। ऑनलाइन सारे काम हो रहे हैं, मीडिया के माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, और जुड़ करके क्या कर रहे हैं? अपना अधःपतन। यही हो रहा है ना। विचार करो कि हमें किनसे संपर्क रखना है, किनसे मेल मिलाप करना है, और किस तरह की साइटों को विजिट करना है और किसको नहीं करना। ये भी अब तो संगति से बुरी बातें हो गई है। संगति के लिए तो 4 आदमी के बीच गोष्ठी करनी होती थी, अब तो अकेले ही सारी दुनिया से जुड़ जाते हैं लोग, अपनी अलग दुनिया बना लेते हैं। मन इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। कुरल काव्य में बहुत अच्छी बात लिखी है कि लोगों का यह भ्रमपूर्ण विश्वास है कि मनुष्य का स्वभाव उसके मन में स्थित है। लोगों का यह बड़ा भ्रमपूर्ण विश्वास है कि मनुष्य का स्वभाव उसके मन में स्थित है, उसका वास्तविक निवास स्थान तो उस गोष्ठी में है जिनके मध्य वो रहता है। जैसे लोगों के बीच तुम रहोगे, तुम्हारा मन वैसा होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए दुस्संगति से बचो। अरे महाराज हम गलत ना करें, लोग करें तो हम क्या करें? अब सब ही ऐसे लोग हैं तो उनके बीच रह के क्या करेंगे? भैया ठीक है, एक कहावत है, बद की सोहबत में न बैठो, बद का है अंजाम बुरा, बद न बनो पर बद कहलाओ, बद अच्छा बदनाम बुरा। तुम दारू की दुकान में जाकर के दूध भी पियोगे ना तो दरुआ ही कहलाओगे।